दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि उम्र बढ़ने पर इंसान का शरीर तो कमजोर हो ही जाता है, कई तरह की बीमारियां भी घेर लेती हैं। 88 साल के हो चुके हरिकिशन वर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। हालांकि देखने में वह ठीक ठाक लगते थे, लेकिन अंदर से वह कई तरह की बीमारियों से घिरे थे। वह शास्त्रीनगर के नीमड़ी गांव स्थित अपने घर में अपनी 50 साल की बेटी राजबाला के साथ रहते थे। उसी मकान में उनके बेटे अजीत और विजय अपनी ज्वेलरी शॉप चलाते थे, लेकिन इन दोनों बेटों से उनका कुछ लेना देना नहीं था। इसकी वजह यह थी कि उनका उनसे संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। उनका छोटा बेटा अरविंद, जो उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के सरस्वती विहार में रहता था, वही उनकी देखभाल के लिए रोज आता था। अरविंद सुबह ही पिता के पास पहुंच जाता और दिन भर उनकी देखभाल करता था। शाम 6 से 7 बजे वह घर लौट जाता था। कई सालों से उसका यही नियम बना हुआ था। एक दिन अरविंद सुबह करीब 9:30 बजे नीमड़ी गांव स्थित पिता के घर पहुंचा। वह जब भी आता था, घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद मिलता था। दरवाजा खटखटाने के बाद बहन राजबाला कुंडी खोलती थी। 28 जनवरी को भी उसने दरवाजा खटखटाया। 5 मिनट तक कुंडी नहीं खुली तो उसने दोबारा दरवाजा खटखटाया। दोबारा भी कुंडी नहीं खुली और न ही अंदर से कोई आवाज आई तो वह सोचने लगा कि पता नहीं क्या बात है जो अभी तक दरवाजा नहीं खुला। उसने आवाज देते हुए दरवाजे को धक्का दिया तो वह खुल गया। वह जैसे ही गैलरी में पहुंचा, उसे किचन के सामने राजबाला औंधे मुंह पड़ी दिखाई दी। बहन को उस हालत में देखकर वह घबरा गया। दौड़कर उसने बहन को सीधा किया तो शरीर अकड़ा एवं ठंडा था। नाक और मुंह से थोड़ा खून भी निकला हुआ था, जो सूख चुका था। बहन की हालत देखकर वह सहम उठा। उसे पिता की इंशचता हुई तो आवाज देते हुए वह सामने वाले कमरे में गया। वहां टीवी चल रहा था और उसके पिता, जो लुंगी बांधे रहते थे, वह बेड पर पड़ी थी। इसके बाद वह सामने वाले कमरे में गया तो वहां पिता रजाई में लिपटे हुए मिले। रजाई हटाई तो उनका शरीर भी ठंडा और अकड़ा हुआ था। उन्हें पेशाब की जो नली लगी हुई थी, वह जस की तस लगी थी। बहन और पिता की हालत देखकर अरविंद चीखता हुआ बाहर आया और सभी को यह बात बताई। इसके बाद उसने यह सूचना दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम को दे दी। नीमड़ी गांव के नजदीक मुख्य रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के पास अक्सर पुलिस कंट्रोल रूम की वैन खड़ी रहती है। 100 नंबर पर कॉल होते ही वैन नीमड़ी गांव पहुंच गई और हरिकिशन तथा उनकी बेटी राजबाला को बाड़ांग शहदूराव अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। चूंकि यह क्षेत्र उत्तरी दिल्ली के थाना सराय रोहिल्ला के अंतर्गत आता था, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम से यह सूचना थाना सराय रोहिल्ला को दे दी गई। हरिकिशन और उनके बेटों को थाना सराय रोहिल्ला के ज्यादातर पुलिसकर्मी जानते थे। इसकी वजह यह थी कि हरिकिशन और उनके बेटे आए दिन झगड़े की शिकायतें लेकर वहां आते रहते थे। उनके बीच प्रॉपर्टी को लेकर काफी समय से झगड़ा चल रहा था। इसीलिए सूचना पाकर कार्यवाहक थाना प्रभारी साहिब सिंह लाकड़ा, एसआई आलोक कुमार राजन, कांस्टेबल यशपाल को लेकर नीमड़ी गांव पहुंच गए। वहां से पता चला कि पुलिस कंट्रोल रूम की वैन हरिकिशन और राजबाला को हिंदूराव अस्पताल ले गई है, तो कांस्टेबल यशपाल को घटना स्थल पर छोड़कर साहिब सिंह लाकड़ा और एसआई आलोक कुमार हिंदूराव अस्पताल जा पहुंचे। साहिब सिंह ने वहां मौजूद मृतक हरिकिशन के बेटे अरविंद से बात करने के बाद इस घटना की जानकारी एसीपी मनोज कुमार मीणा और डीसीपी मधुर वर्मा को दे दी। स्थित अपने फ्लैटों पर चले जाते थे। आज जब वे अपनी दुकानों पर आए तो उन्हें पिता और बहन की हत्या की खबर मिली। जब उन्हें पता चला कि दोनों को बाड़ा हिंदूराव अस्पताल ले जाया गया है, तो वे वहां आ गए। आप दोनों बता सकते हैं कि इनकी हत्या किसने की होगी? साहिब सिंह ने पूछा। पता नहीं सर, यह किसने किया है? इस बारे में हम किसी का नाम भी तो नहीं ले सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि कल रात 9 बजे के करीब जब हम दुकान बंद करके अपने घर के लिए निकले थे, तब दोनों ठीक ठाक थे, अजीत वर्मा ने कहा। अजीत और विजय से बात करने के बाद साहिब सिंह घटना स्थल पर आए। घटना स्थल के निरीक्षण में उन्होंने पाया कि घर का सारा सामान अपनी अपनी जगह पर रखा है। इससे साफ था कि ये हत्याएं लूट की वजह से नहीं की गई थी। उसी मकान के एक हिस्से में विजय और अजीत की ज्वेलरी की दुकानें थीं। हत्यारों को यदि लूटपाट करनी होती तो वे ताला तोड़कर दुकानों का सामान ले जा सकते थे, लेकिन दुकानों के ताले बंद थे। अब सवाल यह था कि ये हत्याएं क्यों और किसने की।
थाने पहुंचकर अरविंद ने पुलिस को बताया कि उसके पिता और बहन की हत्या उसके बड़े भाइयों अजीत वर्मा और विजय वर्मा ने उनकी संपत्ति हथियाने के लिए की है। संपत्ति को लेकर बाप बेटों के बीच आए दिन झगड़ा होने की जानकारी पुलिस को थी ही, इसलिए जब अरविंद ने अपने दोनों सगे भाइयों पर हत्या का शक जताया तो पुलिस ने उसकी शिकायत पर अजीत वर्मा और विजय वर्मा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके इस बात की जानकारी डीसीपी को दे दी। डीसीपी मधुर वर्मा ने हत्या के इस मामले को सुलझाने के लिए एसीपी मनोज कुमार मीणा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की, जिसमें इंस्पेक्टर साहिब सिंह लाकड़ा, एसआई आलोक कुमार राजन, राजीव कुमार, कांस्टेबल यशपाल, ताराचंद को शामिल किया गया। जिन दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था वे बाड़ांग शहदूराव अस्पताल में थे। पुलिस टीम दोनों भाइयों अजीत वर्मा और विजय वर्मा को वहां से थाने ले आई। थाने में पूछताछ में दोनों भाइयों ने कहा कि प्रॉपर्टी को लेकर पिता से उनका विवाद जरूर चल रहा था, लेकिन हत्या करने जैसी बात वे सोच भी नहीं सकते। अपने समय पर वे दुकानें बंद करके स्कूटी से सरस्वती विहार चले गए थे। उनका कहना था कि उनके छोटे भाई अरविंद को पिताजी बहुत ज्यादा चाहते थे, क्योंकि घर में वह सबसे छोटा था। ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से वह बिगड़ गया था। कोई काम धंधा भी नहीं करता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे की जरूरत पड़े पर उसने पिताजी से पैसे मांगे हों और पिताजी ने मना कर दिया हो तो उसी ने गुस्से में उन्हें मार दिया हो, राजबाला ने उसे देख लिया हो तो उसने उसकी भी हत्या कर दी हो। अजीत वर्मा और विजय वर्मा ने पुलिस को जो बताया था वह सच भी हो सकता था। इसलिए सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने अरविंद वर्मा को भी थाने बुला लिया। पड़ोसियों और दुकानदारों को जब पता चला कि जिन लोगों की हत्या हुई है पुलिस उन्हीं के घर वालों को संदिग्ध मानकर पूछताछ कर रही है तो उन्हें यह बात बुरी लगी। दुकानें बंद करके सभी इकट्ठा हुए और कहने लगे कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से न लेकर घर वालों को ही परेशान कर रही है। इस बात से नाराज होकर सभी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। एसीपी मनोज कुमार मीणा और अन्य अधिकारियों ने भीड़ को समझाया और विश्वास दिलाया कि उन्हें कातिलों का सुराग मिल चुका है, इसलिए कातिल जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुलिस किसी निर्दोष को कतई नहीं फंसाती। उनके काफी समझाने के बाद भीड़ शांत हुई। पुलिस पर मामले के खुलासे का दबाव बढ़ता जा रहा था। अरविंद और उसके दोनों भाई पुलिस की गिरफ्त में थे। पुलिस दोनों उनसे अपने तरीके से पूछताछ कर रही थी। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ करके यह जानने की कोशिश की कि हरिकिशन और उनकी बेटी राजबाला की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। इस पूछताछ में एक बात यह सामने आई कि हरिकिशन अकड़ वाले जिद्दी स्वभाव के आदमी थे। अगर कोई आदमी उनके घर के आगे गाड़ी खड़ी कर देता था तो वह उससे लड़े को तैयार हो जाते थे। लेकिन ये झगड़े ऐसे नहीं थे जिससे कोई उनकी हत्या कर देता। हरिकिशन का नीमड़ी गांव में 100 वर्ग गज का जो मकान था वह वहां की मेन बाजार में था। मौजूदा समय में उसकी कीमत करोड़ों रुपए में थी। इससे पुलिस को लग रहा था कि ये हत्याएं प्रॉपर्टी को लेकर ही की गई हैं। तीनों भाई खुद को बेकसूर बता रहे थे। एसआई आलोक कुमार राजन जिस समय साहिब सिंह के सामने तीनों भाइयों से पूछताछ कर रहे थे, उसी समय इंद्रलोक चौकी के प्रभारी राजीव कुमार सीसीटीवी कैमरे की एक फुटेज लेकर आ गए। वह फुटेज हरिकिशन के मकान के सामने स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे की थी। पुलिस को उस फुटेज से पता चला कि अरविंद रोजाना सुबह 9 से 10 बजे के बीच पिता के पास आता था और शाम 7, साढ़े 7 बजे तक वहां रहता था। वह 7:30 बजे के करीब मकान के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलता दिखाई दिया था। पूछताछ में अरविंद ने बताया भी यही था। उसी फुटेज में 8:30 बजे के करीब एक युवक हरिकिशन के मकान के मुख्य दरवाजे से तेजी से निकलता दिखाई दिया। HD क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में वह युवक साफ तौर पर घबराया हुआ दिख रहा था। उसके निकलने के कुछ देर बाद 2 लोग तेजी से उसी दरवाजे से निकले। वे दोनों हेलमेट लगाए हुए थे। पुलिस ने वह फुटेज अरविंद को दिखाई तो उसने उन लोगों को पहचानकर बताया कि हेलमेट लगाकर निकलने वाले उसके बड़े भाई अजीत और विजय हैं। उनसे पहले जो युवक भागता हुआ निकला था वह विजय का बेटा विकास है। अरविंद ने बताया कि विकास कभी कभी वहां आता था। घर से निकलते समय इतना घबराया हुआ क्यों था, यह बात उसकी समझ में नहीं आई। उस दिन अजीत और विजय घर के अंदर से हेलमेट लगाकर निकले थे, जबकि इसके पहले वे अपना हेलमेट हाथ में लेकर निकलते थे और स्कूटी पर बैठने के बाद हेलमेट लगाते थे।
पुलिस ने वह फुटेज अजीत और विजय को दिखाई तो उन्होंने यह तो माना कि हेलमेट लगाए हुए वही घर से निकले थे, लेकिन उस दिन वे घर के अंदर से हेलमेट लगाकर क्यों निकले, इस बात का वे कोई उचित जवाब नहीं दे सके। पूछताछ के लिए पुलिस विजय के बेटे विकास को थाने ले आई। विकास को अलग ले जाकर जब उससे इस दोहरे हत्याकांड के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सारी सच्चाई पुलिस को बात दी। उसने बताया कि उसी ने अपने पिता और चाचा के साथ मिलकर दादा और बुआ की हत्या की थी। बेटों द्वारा बाप और बहन के कत्ल की बात सुनकर पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि एक बाप ने जिस तरह जी जान लगाकर अपने बेटों की परवरिश की थी, किसी लायक बनाया था, वही बेटे उनकी जान ले लेंगे, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। खैर, केस खुल चुका था। अजीत और विजय जो अब तक पिता और बहन की हत्या पर घड़ीपाली आंसू बहा रहे थे और खुद को बेकसूर बता रहे थे, उनकी हकीकत सामने आ चुकी थी। पुलिस ने उन दोनों के सामने विकास से पूछताछ की। उसने उनके सामने भी हत्या का खुलासा कर दिया। अब विजय और अजीत कैसे हत्या से मना कर सकते थे, लिहाजा उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि इस डबल मर्डर को उन्होंने ही अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि पिता और बहन ने उनके सामने ऐसे हालात खड़े कर दिए थे कि उनकी हत्या करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। विकास, विजय और अजीत से पूछताछ के बाद हरिकिशन और उनकी बेटी राजबाला की हत्या की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। हरिकिशन वर्मा मूल रूप से हरियाणा के जिला झज्जर के रहने वाले थे। सन 1950 के आसपास नौकरी की तलाश में वह दिल्ली आए तो सन 1953 में दिल्ली के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में उनकी नौकरी लग गई। इसके बाद वह अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को भी दिल्ली ले आए। हरिकिशन की ड्यूटी गुलाबी बाग के स्कूल में थी, इसलिए उन्होंने वही नीमड़ी गांव में किराए का कमरा ले लिया। हंसी खुशी के साथ उनका समय बीत रहा था। वह एक एक कर 4 बेटों आजाद, अजीत, विजय, अरविंद और 4 बेटियों सावित्री, सरला, राजबाला और चंद्रकला के पिता बने। हरिकिशन के पिता हरलाल गांव में रहते थे। वह हरिकिशन के लिए अनाज वगैरह भेजते रहते थे। घर से सहयोग मिलने की वजह से हरिकिशन को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। उसी दौरान उनके पिता ने नीमड़ी गांव में उनके लिए 100 वर्ग गज का एक प्लॉट खरीद दिया था। वह प्लॉट गांव की मुख्य सड़क के किनारे था। हरिकिशन उसी प्लॉट में घर बनवा कर रहने लगे। उन्होंने अपने सभी बच्चों को पढ़ाया लिखाया। बच्चे जैसे जैसे जवान होते गए वह उनकी शादियां करते गए। बड़े बेटे आजाद की युवावस्था में ही मौत हो गई थी। उसके बाद उनके 3 बेटे रह गए थे। हरिकिशन ने उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के सरस्वती विहार में एक 3 मंजिला मकान बनाकर एक फ्लोर अपने तीनों बेटों को रहने के लिए दे दिया था, जिसमें वे अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। उनका नीमड़ी गांव में जो मकान था उसमें अजीत और विजय ने अलग अलग 2 दुकानें बना ली थीं, जिनमें वे सोने चांदी की ज्वेलरी का धंधा करते थे। हर मां बाप के लिए उस समय एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है जब उनकी बेटी शादीशुदा होने के बावजूद अपने मायके में आकर रहने लगती है। राजबाला की यही समस्या थी, जिसकी वजह से हरिकिशन काफी परेशान रहते थे। हरिकिशन सन 1988 में नौकरी से रिटायर हो चुके थे। दरअसल उन्होंने राजबाला की शादी फरीदाबाद में कर दी थी। शादी के बाद हर औरत की ख्वाहिश मां बनने की होती है। शादी के कई सालों बाद भी जब वह मां नहीं बनी तो वह मानसिक तनाव में रहने लगी, क्योंकि ससुराल में सभी उसे ताने देने लगे थे। हालात यहां तक पहुंच गए कि पति ने उसे तलाक दे दिया, खुद खरीदी है, इसलिए इस संपत्ति पर वे अपना अधिकार नहीं जता सकते। अदालत ने फैसला सुनाया कि जिन दुकानों का अजीत और विजय उपयोग कर रहे हैं, हर महीने वे 1,500 रुपए किराए के रूप में हरिकिशन को दें। यह बात करीब 9 साल पहले की है। इसी आदेश पर दोनों भाई पिता को निर्धारित धनराशि देते रहे। विजय और अजीत ने अपनी दुकानों के पीछे बने कमरों में चांदी के सिक्के बनाने की मशीनें लगवा ली थी। बड़े ज्वेलर्स के ऑर्डर पर वे चांदी के सिक्के बनाकर पहुंचाते थे। इससे उनकी आमदनी बढ़ गई थी। राजबाला और हरिकिशन दुकानों को खाली कराने के उपाय खोजते रहते थे, इसलिए दोनों भाई दुकानों के शटर में ताले हमेशा अंदर से लगाते थे, रात दिन काम करते थे। इनके काम को प्रभावित करने के लिए राजबाला 100 नंबर पर फोन करके शिकायत कर देती थी कि उसके भाई सिक्के बनाने में तेजाब का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी स्मेल से उसके बूढ़े पिता को सांस लेने में परेशानी होती है।
इस शिकायत पर पुलिस आकर उनका काम रुकवा देती थी। काम रुकने पर विजय और अजीत का नुकसान होता। इस तरह के फोन राजबाला अक्सर करती रहती थी। आए दिन के इस तरह के झगड़े से दोनों भाई परेशान रहते थे। एक दिन विजय के हाथ पिता के इसी मकान की एक पर्ची हाथ लग गई। वह पर्ची गांव वजीरपुर के प्रधान द्वारा लिखी गई थी। पहले जब लोग कोई प्लॉट या मकान खरीदते थे, गांव में इसी तरह की पर्चियों पर लिखापड़ी हो जाती थी। हरिकिशन को भी प्लॉट की इसी तरह की पर्ची कटी थी। वह पर्ची हरिकिशन के पिता हरलाल के नाम थी, लेकिन हरिकिशन ने उस पर्ची पर कंशटक करके अपना नाम लिख दिया था। विजय को इस पर्ची से लगा कि नीमड़ी गांव वाला प्लॉट उसके दादा हरलाल ने खरीदा था, यानी जिस प्लॉट को हरिकिशन अपने द्वारा खरीदा बता रहे थे वह उनके दादा का खरीदा था। जबकि दादा की संपत्ति परिवार के लोगों की मर्जी के बिना किसी और को नहीं दी जा सकती थी। अजीत और विकास उस कमरे में गए जिसमें हरिकिशन सोते थे। हरिकिशन उस समय रजाई ओढ़े सो रहे थे। आते ही विकास ने हरिकिशन का मुंह वहां पड़ी धोती से दबाया तो हरिकिशन जाग गए। उन्होंने अपना बचाव करते हुए विकास को गाल पर एक चांटा मारा तो विकास की पकड़ ढीली पड़ गई। तभी अजीत ने विकास को हटाकर खुद पिता का मुंह और नाक हाथ से दबा दिया। हरिकिशन तड़पने लगे तो विकास ने उनके पैर दबोच लिए। कुछ देर में उनका शरीर ढीला पड़ गया तो उन्होंने उनकी लाश रजाई में लपेट दी। उन्हें उम्मीद थी कि मकान के मुकदमे से जुड़े कागजात घर में रखी सेफ में रखे होंगे, इसलिए वे चाबी तलाशने लगे। राजबाला के कमरे में उन्हें एक बैग मिला जिसमें उन्हें अलमारी की चाबी मिल गई। वह चाबी विजय ने अपने पास रख ली। दोनों हत्याएं करने के बाद पहले विकास निकला। वह घबराया हुआ इधर उधर यह देख रहा था कि उसे घर से निकलते कोई देख तो नहीं रहा। इसके कुछ देर बाद सिर पर हेलमेट लगाकर विजय और अजीत निकले। जाते समय वे दरवाजे को भिड़ा गए थे। तीनों ने यही सोचा था कि घर से निकलते हुए उन्हें किसी ने नहीं देखा, लेकिन उनके घर के सामने ज्वेलर्स की दुकान के बाहर उच्च क्वालिटी के लगे सीसीटीवी कैमरे ने देख लिया था। यह शायद उन्हें पता नहीं चला। विकास मेट्रो से तो विजय और अजीत अपनी एक्टिवा से सरस्वती विहार स्थित अपने फ्लैटों पर चले गए थे। तीनों यही सोच रहे थे कि उन पर किसी को शक नहीं होगा, लेकिन उनकी हकीकत कैमरे से सामने आ गई थी। पुलिस ने विजय, अजीत और विकास से पूछताछ कर उन्हें 30,000 न्यायालय में महानगर दंडाधिकारी अजय कुमार मलिक के समक्ष पेश कर 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया। पुलिस ने सेफ की चाबी व अन्य सबूत इकट्ठे कर उन्हें फिर से उन्हीं की अदालत में पेश किया, जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कथा पुलिस सूत्रों और अभियुक्तों से की गई बातचीत पर आधारित।